अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट? जी, आप लोगों ने कल मुझे बहुत डिस्टर्ब किया था। अभी मैंने आप लोगों को मैसेज भी किया कि आपने मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। ठीक है, अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बट जैसे कल आप लोगों ने मुझे जो है 1 घंटा बहुत डिस्टर्ब किया कि आवाज़ नहीं आ रही। तो आवाज़ का इशू यहाँ से कम है, आप लोगों के अपने जो है नेटवर्क वो ठीक नहीं काम कर रहे होते। तो इसलिए रिकॉर्डिंग होती है लेक्चर की और यूट्यूब पे रखे जाते हैं। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आती या आवाज़ नहीं आ रही तो आप यूट्यूब पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेरा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 का लेक्चर है आप लोगों के साथ। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मैं आपको लास्ट टाइम जो पढ़ा रही थी स्लाइड्स, वो इन्वायरमेंटल हेल्थ था। इन्वायरमेंटल हेल्थ की कुछ 19 स्लाइड्स जो हमने उस दिन पढ़ ली थी, अब नंबर 20 में स्टार्ट कर रही हूँ। तो स्लाइड नंबर 19 तक जो मैं आपको इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड उस इफेक्ट्स जो है उसके क्या होते हैं। तो इन्वायरमेंटल हेल्थ में मैंने बताया था कि जो है असेसमेंट, उसमें बताया था कि इन्वायरमेंटल हेल्थ में जैसे हम नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, इसी तरह पेशेंट को असेस करने के लिए, पेशेंट को हम देखने के लिए कि उनको कोई डिजीज़ या प्रॉब्लम तो नहीं, उसका भी हम जैसे केयर प्लान बनाते हैं तो असेस करते हैं फैमिली, कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल्स को। तो उसमें मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि असेसमेंट के बाद फिर डायग्नोस कैसे करना, डायग्नोस के बाद प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूशन कैसे करनी है। इसी तरह अब उसके बाद की जो स्लाइड आ रही है वो मैग्नीट्यूड ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ इश्यूज क्या होते हैं। तो इसमें जो है सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, असेस हेल्थ स्टेटस। अब ये जो है सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इसमें हेल्थ को असेस किया जाता है। अब वैसे तो जब डिजीज होती है तो हम उस वक्त असेस करते हैं, या हमारा जो ये है नेशनली एंड इंटरनेशनली ग्लोबली असेस किया जाता है या नेशनल लेवल पे असेस किया जाता है। तो इसमें एनुअल सर्वेज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे एनुअल सर्वे, वैसे तो हम जो सर्वे करते हैं वो हमारा 10 ईयर्स के बाद डिकेड आता है, जिसमें हम हेल्थ इश्यूज और बाकी सारी प्रॉब्लम्स जो है इन्वायरमेंटल जितने भी इश्यूज है वो 10 ईयर्स के बाद जो डिकेड किया जाता है उसमें देखते हैं। बट जो हेल्थ इश्यूज हैं उनको रिसॉल्व करने के लिए जो है वो एनुअल सर्वे करना पड़ता है। एनुअली जो है पब्लिकली सर्वे जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट को सर्वे करना होता है। तो उस सर्वे में जो है इंटरव्यूज किए जाते हैं इंडिविजुअली, फिर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है और लैब टेस्ट किए जाते हैं। अब जो एनुअल सर्वे के लिए अगर देखा जाए तो हम 25 और 26 करोड़ की पब्लिक जो है उसमें ईच एंड एवरीथिंग का हम सर्वे नहीं कर सकते, या हम इंडिविजुअली हर किसी की हिस्ट्री नहीं ले सकते। तो उसके लिए हमें जो है वो एक सैंपल साइज जो है रैंडमली सैंपल साइज लेना होता है हर एरिया का। वो रैंडमली जो है सर्वे कैसे करना होता है, वो सैंपल कैसे लेना होता है। अगर 1 करोड़ की पब्लिक है हमारी तो 1000 का सैंपल लेना होता है वहां से। अगर 1000 है तो 100 का सैंपल लेना होता है। अगर 100 है तो 10 पीपल का सैंपल लेना होता है। इसी तरह वो ये सैंपल साइज लेके तो किसी भी डिजीज का पता किया जा सकता है। जिस तरह आजकल कोरोना वायरस है तो कोरोना वायरस के लिए जो है सैम्पलिंग नहीं की जा रही, जिस तरह से रैंडमाइज जो है वो सैम्पलिंग करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास इसने रिसोर्सेज नहीं है कि हम जो है रैंडमाइज पूरी पब्लिक की जो है वो सैंपल साइज लेके तो उसका टेस्ट किया जाए। उसमें जो है फिर पता चल जाता है कि नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे ही अगर तो एक रीजन की बात है तो उस रीजन की पब्लिक जितनी भी है उसके अकॉर्डिंगली सैंपल साइज उठाना होगा, या एक सिटी है तो उसके अकॉर्डिंगली उसका सैंपल साइज उठाना होगा, या फिर जो है पूरे कंट्री में है तो उसके अकॉर्डिंगली जो है एनुअल सर्वे की जाते हैं। उस एनुअल सर्वे में इंटरव्यूज उस सैंपल साइज जितना हम मैंने बताया कि वो सैंपल लिया जाता है उतने लोगों के इंटरव्यूज लिए जाते हैं।
इंटरव्यूज में सारी चीजें पूछनी पड़ती हैं उनसे कि जिस तरह के उनका डाइट प्लान क्या है, उसका फूड वाटर क्या है, उनकी सैनिटेशन सिस्टम क्या है, उनका हैंड वॉशिंग सिस्टम क्या है, और उनका वर्क प्लेस क्या है। ये इस तरह की एग्जांपल मैं आपको इंटरव्यू के लिए बहुत सारी जो है आप अपने डिफरेंट लेक्चर्स में दे चुकी हूँ, ठीक है। इसलिए मैं इंटरव्यूज का ज्यादा डिटेल से नहीं बता रही, लेकिन ये जरूर बता रही हूँ कि जब हम इंटरव्यूज लेते हैं तो उसके प्रॉब्लम या उनकी डिजीज के लिए हम जो है इन्वायरमेंटल इश्यूज जितने भी है उसमें फूड वाटर सैनिटेशन एंड वर्क प्लेस, ये सारी चीजों का उनके हाउसिंग कंडीशन, ये सारी चीजें जो है इंटरव्यू करके हमें बहुत सारा अंदाजा हो सकता है कि ये किस टाइप की डिजीज इनको हो सकती है या होगी। करंट और पोटेंशियल का पता चल जाएगा। फिर उनके फिजिकल एग्जामिनेशन किए जाते हैं और लैब टेस्ट जिसकी मैं बात करी थी कि आजकल जैसे हमें लैब टेस्ट करना बहुत जरूरी है ताकि हम रैंडमली सैंपल साइज लेके, तो उसका गवर्नमेंट अगर सैंपल साइज लेके तो उसके टेस्ट कर लेती है तो कोरोना वायरस की टोटल जो है हमें मेजरमेंट का पता चल जाएगा कि कितना है। ये जो हमें टीवी या दूसरी जो है न्यूज़पेपर में बता रहे हैं तो इसमें वो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट हमें नहीं पता, वो तो उतने जितने का सैंपल लिया उतने के अकॉर्डिंगली जितने पेशेंट हो जाते हैं वही बताते हैं। टोटल पब्लिक जो जैसे हम बता रहे हैं कि जी 13 और 14,000 जो है पाकिस्तान में केसेस आ गए, तो ये 13 जो है वो केसेस नहीं है। तो अगर पूरे पब्लिक में उसके रैंडमली सैंपल साइज लेके उनका लैब टेस्ट किया जाए तो पता नहीं कितने और भी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सैंपल साइज उठाया नहीं, वो तो लोग जिनको साइन सिम्टम अपीयर होते हैं सिर्फ उनको ही चेक करते हैं, तो उनको चेक करने से हमारा जो है पेशेंट रेशो इतना है। ह्यूमन एक्सपोजर टू इन्वायरमेंट फैक्टर्स, ह्यूमन कैसे इन्वायरमेंट के साथ जो है उनका एक्सपोजर हो सकता है। केमिकल एक्सपोजर, बायोलॉजिकल एक्सपोजर। अब केमिकल एक्सपोजर में केमिकल जो भी जिस भी टाइप के, अब ये जो केमिकल है इसमें ये होम एक्सपायर इसकी हो सकती है। स्टूडेंट्स 1 मिनट में आपने ना मेरा जो मैं जहाँ पे बैठी हूँ वहां पे लाइट ठीक नहीं है, मुझे इंटरप्शन हो रही है लाइट की, मैं थोड़ा सा अपनी साइड चेंज कर रही हूँ। सॉरी फॉर इंटरप्शन। जी, उस साइड से मेरी आंखों में लाइट पड़ रही थी और मुझे नजर आना मुश्किल था जरा। जी, केमिकल ह्यूमन एक्सपोजर टू इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब कैसे होता है केमिकल एक्सपोजर, कैसे होगी केमिकल एक्सपोजर में भी अकर इन ऑल सेटिंग वाइल सम स्पेसिफाई आर, कुछ को हमने स्पेसिफाई किया एक्सपोजर का कि कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो होम से, वर्क प्लेस से, स्कूल से और कम्युनिटीज में। और ये केमिकल क्या है, ये केमिकल मैं आपको अपनी लास्ट स्लाइड्स में बता चुकी हूँ कि कौन कौन से केमिकल होते हैं। अब ये सारे केमिकल्स जो हैं ये होम से, वर्क प्लेस से, स्कूल से या कम्युनिटी में किसी तरीके से भी जो है ह्यूमन एक्सपोजर हो सकते हैं इनसे। बायोलॉजिकल एक्सपोजर जो है मोस्ट कॉमन इन आवर इन्वायरमेंट, ये जो है हमारी इन्वायरमेंट में ज्यादा होते हैं बायोलॉजिकल। अब इन्वायरमेंट में कैसे होते हैं पैथोजिन जो है वो ऑर्गेनिजम्स फूड में हो सकते हैं, वाटर में हो सकते हैं या इन्वायरमेंट में हो सकते हैं। क्रिप्टोपोरिडिज्म, ये जो है ये पैरासाइट है, ये क्रिप्टोपोरिडिज्म जो है पैरासाइट, ये वाटर में होते हैं और इंटेस्टाइन में ज्यादातर जो है क्रिप्टोपोरिडिज्म जो है ये इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं वाटर के थ्रू, और ये डायरियल डिजीजेस काज करते हैं। और समटाइम्स ये जो है क्रिप्टोस्पोरिडियम जो है ये इंटेस्टाइन के अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो लंग्स की रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करते हैं और रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज करते हैं। ये ज्यादा मोस्ट कॉमन वाटर में होते हैं और वाटर से जो है डायरियल डिजीजेस करते हैं। दीज आर दी पैरासाइट्स। पैथोजिन ऑर्गेनिजम्स,
पैथोजन ऑर्गेनिजम्स जो है कम्युनिकेबल फ्रॉम वन टू एन अदर इंडिविजुअल। अब ये जो है कम्युनिकेबल डिजीजेज है, ये पैथोजन जो है एक से दूसरे को लग सकती है डिजीजेज, जिसकी एग्जाम्पल कोरोना वायरस, हेपेटाइटिस सी और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज हो सकती हैं। अब रेडियोलॉजिकल एक्सपायर, इसमें 2 कैटेगरीज है, इसको 2 में कैटेगराइज किया गया है, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइज। ठीक है, आयोनाइज में जो है विजिबल लाइट और इंफ्रारेड जो है इंफ्रारेड रेडिएशंस लाइक माइक्रोवेव वेव की रेडिएशंस। अब इंफ्रारेड इसकी एग्जांपल दी है कि इंफ्रारेड माइक्रोवेव की एग्जांपल है, और इसमें बहुत सारी और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसीज जो रोडन गैसेस हैं, अब रोडन गैसेस वो गैसेस हैं जो ओडरलेस कलरलेस है, और ये इन्वायरमेंट में नेचुरली होती हैं जो हार्म पहुंचाती हैं हमें। नॉन आयोनाइजिंग जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, और कुछ अल्ट्रा वायलेट वेव्स हैं, मीन्स के रेडिएशंस है जिनका एक्सपोजर होता है, और ये डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस है। इन डिफरेंट टाइप्स में से कुछ रेडिएशन जो हमारी इन्वायरमेंट में होती हैं, कुछ रेडिएशन जो है हमारी वर्क प्लेस में होती हैं, कुछ जो रेडिएशन जैसे माइक्रोवेव टाइप हम घरों में यूज़ करते हैं। तो ये सारी रेडिएशन जो मुख्तलिफ किस्म की हैं हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं। डिफरेंसेस बिटवीन जो है आयोनाइज एंड नॉन आयोनाइज रेडिएशंस। अब इसको आई नो कि आप लोगों को इसका पता है, लेकिन मैंने फिर भी इसको डिफरेंशिएट किया है ताकि आप मुझे से क्वेश्चन करोगे इसका। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन इज लॉन्गर वेव्स, इसकी लॉन्गर वेव्स होती हैं, एंड इसकी फ्रीक्वेंसी लोअर एनर्जी, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लोअर होती है। वाइल के जो आयोनाइजिंग रेडिएशन इज शॉर्ट वेवलेंथ, इसकी शॉर्ट वेवलेंथ होती है, एंड इसकी फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, एंड हायर एनर्जी होती है। इसकी एग्जांपल उन्होंने दी है, आयोनाइजिंग रेडिएशन हैज सफिशिएंट एनर्जी टू प्रोड्यूस आयंस इन मैटर एट द मॉलिक्यूलर लेवल, और ये मॉलिक्यूलर लेवल के लिए ये एडिकेट इसमें एनर्जी होती है, जबकि जो नॉन आयोनाइज गैसेस है इसमें जो है वेवलेंथ कम होती है, और इसमें एनर्जी भी लेस होती है, रेड्यूस होती है। जी, इन्वायरमेंटल एपिडेमियोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। अब इन्वायरमेंटल एपिडेमियोलॉजी जो है स्टडी ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन इन्वायरमेंट एंड एक्सपोजर एंड ह्यूमन डिजीज आउटकम्स। अब इन्वायरमेंट जो है एपिडेमियोलॉजी वो ये है कि ये स्टडी ऑफ द इन्वायरमेंट जो एक्सपायर करती है ह्यूमन को और डिजीज करती है, इन्वायरमेंट से जो ह्यूमन डिजीज होती है दैट इज कॉल्ड एपिडेमियोलॉजी। फॉर एग्जांपल मॉर्बिडिटी, हाउसिंग, स्मोकिंग, लाइफस्टाइल एंड वेंटिलेशन। अब जो इन्वायरमेंट से डिजीजेस होती है, इट इज द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल एंड जो है एक्सपायर टू ह्यूमन विद द इन्वायरमेंट। अब जब ये एक्सपायर होगी ह्यूमन इन्वायरमेंट से, अब इन्वायरमेंट जो है अगर पोल्यूटेड इन्वायरमेंट है, पोल्यूटेड वाटर है, पोल्यूटेड फूड है, तो जो ये हमारी हेल्थ पे इफेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो अगर इन्वायरमेंट नॉर्मल है, पोल्यूटेड नहीं है, तो ये हमारी हेल्थ के लिए नॉर्मल होंगी। अब इसमें उन्होंने कहा मॉर्बिडिटी डिजीजेस हो सकती हैं, हाउसिंग जो है उनकी कंडीशन नॉर्मल नहीं हो सकती। अब हाउसिंग कंडीशन में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं कि हाउस में यूज़ की चीज़ें, फूड, वाटर, यूटेंसिल्स, हैंड वॉशिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो कंटेमिनेटेड जो है फूड वाटर ले सकते हैं, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकती है। दूसरी बात जो है वो हाउसिंग कंडीशन हो सकती है।
हाउसिंग कंडीशन, अगर इन्वायरमेंट जो है नॉर्मली हाउस में नहीं आ रही, जो है क्राउडेड एरिया है या हाउस हाउस जो बनाया है उसमें क्रॉस वेंटिलेशन नहीं हो रही, और उसकी जब हाउस को बनाते हैं तो उसकी लेंथ, उसकी वेड्थ, उसके जो है डोर और उसकी विंडोज जो है बनाते वक्त ख्याल रखा जाता है। अगर उसमें सनलाइट्स एंटर नहीं हो रही, उसकी डोर्स या विंडोज या जो है उसको इस तरीके से नहीं बनाया गया, तो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के होने का हाउसिंग में जो है जो हार्मफुल होते हैं इस तरह के हाउसेस। और दूसरी चीज ये है कि अगर ओल्ड हाउसेस है, अगर जो है ओल्ड हाउसेस, तो उसमें भी ओल्ड हाउसेस होने की वजह से इंसेक्ट और जो है कुछ जो है उसकी इन्वायरमेंट जो है हमारी हेल्थ के लिए नॉर्मल नहीं होती। अब स्मोकिंग स्मोकिंग तो डेफिनेटली इसका इफेक्ट जो है हमारी हेल्थ पे पड़ता है। लाइफस्टाइल, अब हमारा लाइफस्टाइल जो है, वेंटिलेशन की भी बात होगी और लाइफ स्टाइल कि कैसा हम लाइफ स्टाइल यूज कर रहे हैं, हम कैसा फूड, कैसा वाटर, कैसे हम क्लॉथ जो है यूज कर रहे हैं, अब कपड़े कैसे पहन रहे हैं, और इन्वायरमेंट में हमारा सर्वाइवल कैसा हो रहा है। हम स्मोकिंग यूज कर रहे हैं, पॉइजन यूज कर रहे हैं या कोई ड्रग्स यूज कर रहे हैं, ये हमारा लाइफ स्टाइल है कि हम नहीं, हमें अपने लाइफस्टाइल का पता होना चाहिए कि हेल्दी लाइफस्टाइल हमारा क्या है और अनहेल्दी क्या है। अगर हमने अपना लाइफस्टाइल जो है, अब लाइफस्टाइल से एक चीज ये भी है, जैसे आजकल रमजान है जिसकी एग्जांपल है, जैसे ही हम जो है फूड लेते हैं, अफ्तारी करते हैं, तो अफ्तारी में जो है ये एक एग्जाम्पल भी है, एक जोक भी मैं आपको कर रही हूँ कि इस अफ्तारी में हम जो है अफ्तारी समझ के खाना नहीं खाते, तो इसमें हम अपने बाप का वलीमा समझ के खाना खा रहे होते। ये हमारे लाइफ स्टाइल है कि हम खाने पीने भी परहेज नहीं करते जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। चाहे हम इतना 10 गिलास पानी के पी के, 5 गिलास पानी के पी के, पकौड़े समोसे खा के तो बिस्तर पे लेट जाए। ठीक है, इस तरह के लाइफस्टाइल को हमें चेंज करना होगा। वेंटिलेशन, एक्स्ट्रा वेंटिलेशन का मैंने बता दिया कि तो होम में क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए और एक हेल्दी वेंटिलेशन। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडी पॉइजन्स और केमिकल दैट मेक अस सिक। और ये जैसे स्टडी थी एपिडेमियोलॉजी की, इन्वायरमेंट और जो ह्यूमन हेल्थ के बिटवीन इनका एक्सपोजर था। ठीक है, और ह्यूमन हेल्थ पे इन्वायरमेंट कैसे असरअंदाज होती है। तो इसी तरह टॉक्सिकोलॉजी जो है स्टडी ऑफ द पॉइजन्स एंड केमिकल्स है, और ये पॉइजन्स और केमिकल जो है वो ह्यूमन हेल्थ पे किस तरह से असरअंदाज होते हैं। अब जो इन्वायरमेंटल हेल्थ जो है, ये बेटा मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ, ये 2 लेंथी हमारा यूनिट है, इसमें 5 सब यूनिट्स हैं। अब इसका सिर्फ मैं आप लोगों को इस यूनिट का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। इंट्रोडक्शन देते हुए मुझे दूसरा रोज हो गया है, क्योंकि ये 2 लेंथ की है। बाकी जितने भी यूनिट मैंने पढ़ाने हैं इसके सब यूनिट है, तो उसमें फिर मेरे लिए इजी हो जाएगा आप लोगों को बताना, क्योंकि उसमें उन यूनिट्स में आपको बैकग्राउंड का पता होगा कि इन्वायरमेंटल हेल्थ और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। अब जिस तरह मैंने बाकी इफेक्ट्स बताया, इसी तरह इन्वायरमेंटल हेल्थ रिस्क एट होम, कुछ लीड मीन के होम में जो है इसके इफेक्ट्स कैसे हो सकते हैं। अब यूज्ड इन प्लम्बिंग, पेन एंड गैस लाइंस, कुछ चीजें जो है हम यूज करते हैं घरों में, जैसे जो है हम प्लम्बिंग की चीजें, जैसे पानी का नल या जो है इस पानी से रिलेटेड चीजें, और इसी तरह कुछ पेन किलर या गैस लाइंस है। और गैस लाइंस तो आपको पता कि रोजमर्रा घर में यूज होने के लिए जो गैसेस यूज होती हैं, जिसमें जो है पेट्रोल भी आ सकता है जो हम अपनी व्हीकल मोटर बाइक में यूज करते हैं, और इसमें जैसे हम खाना बनाते हैं वो वाली गैसें जो घर में, और कुछ जो है इन्वायरमेंट में गैसेस होती हैं, और ये सारी एक्सपोजर करती हैं हमारी हेल्थ पे। लर्निंग एंड लैंग्वेज डिस्टर्बेंसेस, कुछ हम चीजें ऐसी ये जो है लीड मीन कि जो हमें घरों से जो हार्म पहुंच सकता है, घरों से जो डिजीजेज या जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, दैट प्रॉब्लम जो है मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ।
लर्निंग एंड लैंग्वेज डिस्टर्बेंसेस भी हमें हो सकती हैं, हेयरिंग प्रॉब्लम हो सकती हैं, स्लो ग्रोथ हो सकती है, अनीमिया हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है। किस चीज से? जो हम प्लम्बिंग और जो पेन किलर या हम गैस लाइन जो यूज करते हैं, अगर इनका मिस यूज हो जाए या एक्स्ट्रा यूज हो जाए, या इन्वायरमेंट में कुछ गैसेस हैं जो घर बैठे बैठे भी हमें हार्म पहुंचा सकती हैं, उनसे क्या हो सकता है? लर्निंग एंड लैंग्वेज डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, हेयरिंग प्रॉब्लम हो सकता है, स्लोड ग्रोथ हो सकती है, अनीमिया हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, पेरिफेरल नर्व डैमेज हो सकती हैं, किडनी डैमेज हो सकती हैं, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम हो सकती हैं। अगर हमें ये चीजें जो है, अगर हम हेल्दी डाइट, हेल्थी इन्वायरमेंट, हेल्थी जो है लाइफस्टाइल यूज नहीं करेंगे। तो दूसरी मर्की है जिसमें मेडिकल इक्विपमेंट, स्विचेस एंड थर्मामीटर्स एंड डेंटल जो है फीलिंग्स, इन चीजों से जो है वो कैसे हमें हार्म पहुंचेगा? इम्पेयर्ड न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट हमारी हो सकती है, स्लोड ग्रोथ हो सकती है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकता है, एंड नर्वनेस हो सकता है। जी बच्चों, मेरी आवाज़ आपको क्लियर आती है या नहीं आती? मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि मेरी जो है लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है और आप इसको यूट्यूब पे विजिट कर सकते हैं। अगर एक या दो तीन स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम है कि उनको मेरी तरफ से वॉइस नहीं आ रही, इट डजंट मीन कि मैं लेक्चर प्रेजेंट नहीं करूंगी। आप लोगों ने मुझे कल बहुत डिस्टर्ब किया था, तो मैंने लेक्चर, मेरा तकरीबन 1 घंटे का लेक्चर आप लोगों ने इसी तरह डिस्टर्बेंस में गुजार दिया। तो आज मैं अपना लेक्चर प्रेजेंट कर रही हूँ। अगर आप किसी को, एक दो स्टूडेंट्स को इशू है, तो वो यूट्यूब पे विजिट कर सकते हैं। impaired neurological development, slowed growth, lack of coordination, nervousness, kidney failure, respiratory failure and death। ये चीजें किससे हो सकती हैं? मर्करी और मेडिकल इक्विपमेंट से, स्विचेस से, थर्मामीटर से एंड डेंट फिलिंग्स, ये जो हम रोजमर्रा करवाते हैं, इनसे ये जो है हमें रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। दूसरी रोडन गैसेस है। रोडन गैसेस क्या है? ये रेडियो एक्टिव गैसेस होती हैं, कलरलेस एंड ओडरलेस है, जो नेचुरली अकरिंग इन दी इन्वायरमेंट। अब रोडन गैसेस जो है कलरलेस, ओडरलेस होती है, ये नेचुरली इन्वायरमेंट में होती हैं और ये हमें हार्म पहुंचाती हैं। मेजर जो है कार्सिनोजिन इसकी एग्जाम्पल दी हुई है, एंड सेकंड लीडिंग काज ऑफ लंग कैंसर इन यूएसए ईपीए 2006। अब ये रोडन गैसों में जो गैसेस जो है, ये हमें जब हार्म पहुंचाती है, तो इनकी 2006 में बताया गया है कि यूएसए में इससे लंग कैंसर कॉज किया था। नर्सेज शुड इनकरेज होम ओनर्स फॉर टेस्ट ऑफ रोडन। अब रोडन गैसेस के लिए नर्सिस जो है, जब उनको असेसमेंट करती हैं पेशेंट की कम्युनिटी एरिया में, तो वो इसके टेस्ट करवा सकती हैं कि होम जो है ओनर्स पे, कि जो लिविंग घरों में रहने वाले जो जितने हमारी कम्युनिटी है, वो रोडन गैस के टेस्ट करवाएं ताकि उनको इसके कोई इफेक्ट्स तो नहीं हुए। इसी तरह से जैसे रोडन गैसेस के इफेक्ट से, इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, इसके कुछ इफेक्ट्स हमें हो सकते हैं। ये भी ओडरलेस और कलरलेस है, प्रोडक्ट ऑफ कंब्यूशन ऑफ ऑल गैस ड्रिवन एप्लियंस इन दी होम। अब ये जो है मुख्तलिफ किस्म की गैसों से मिलकर बनती है, और ये जो है घरों में हमें हार्म पहुंचा सकती हैं। घरों में हार्म कैसे पहुंचा सकती हैं? और ये भी रोडन गैस जैसे है, इसी की जैसी गैसें जैसे जो है हमें नजर नहीं आती, और ये कलरलेस भी है और ओडरलेस भी है। अच्छा, इसमें अपनी इस लास्ट जो स्लाइड थी उसमें मैंने आपको कुछ गैसेस इस तरह बताई थी, जैसे पेट्रोल है, और जो हम घर में गैस यूज करते हैं बर्निंग के लिए, खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, तो उसमें वो कलरलेस तो होती है बट ओडरलेस नहीं होती, तो उसकी स्मेल आ जाती है और फौरन पता चल जाता है। और ये जो है रोडन गैसेस और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारी कलरलेस और ओडरलेस भी है।
इससे क्या हो सकता है, क्योंकि हमें ना तो इनकी स्मेल आनी हो और ना इनकी जो है हमें कलर कोई फील होना, जिसकी वजह से हमें हेडिक हो सकता है, ड्रोजीनेस हो सकता है, पुअर जो है कोग्निशन हमारी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स, एंड अक्यूट पॉइजनिंग इज लाइफ थ्रेटनिंग। और एक्यूट पॉइजनिंग जो है इज लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। और ये जो है गैसेस क्या है, इनसे अक्यूट डिजीजेस या पॉइजनिंग लाइक है ये, इससे हमारी क्या लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। इन्वायरमेंट हेल्थ रिस्क एक्ट स्कूल, कुछ जिस तरह मैंने इन्वायरमेंट इश्यूज जो थे वो होम में बताए कि हाउसेस पे कैसे हो सकते हैं, इसी तरह कुछ जो है हमारे इंडोर और स्कूल्स लेवल पे भी हो सकते हैं। इंडोर एयर क्वालिटी जो है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, सिक एंड पेस्टिसाइड यूज। अब इस तरह मैंने कुछ सिक बिल्डिंग सिंड्रोम मैंने बताया था, जिस तरह जो है बिल्डिंग का इन्वायरमेंट एक ठीक नहीं है, बिल्डिंग जो है वो जो है क्रॉस इन्वायरमेंटल से बनी नहीं है, उस पर डोर और विंडोज नॉर्मल नहीं है, सनलाइट्स नहीं आ रही, इस टाइप की बिल्डिंग हो सकती है। और ओल्ड टाइप की बिल्डिंग्स हो सकती हैं, और सम जो है पेस्टिसाइड्स इन दैट एरिया, ठीक है। और इसमें पेस्टिसाइड्स जो है ये हमें हार्म पहुंचाते हैं, जिस तरह जो है घर में कुछ इंसेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे आजकल हमारी इन्वायरमेंट में जो आज का सीजन है, इसमें अगर हम डेली स्प्रे नहीं करते तो कुछ पेस्टिसाइड्स हैं जो हमें नजर नहीं आते और हमें हार्म पहुंचा सकते हैं। 97,677 पेस्टिसाइड पॉइजनिंग रिपोर्टेड इन यूएसए इन 2003। इंटीग्रेटेड पास्ट मैनेजमेंट, जो पास्ट मैनेजमेंट की गई है ग्लोबली, उसमें यूएसए में आप 2003 में यूएसए में जो पेस्टिसाइड से जो पॉइजनिंग हुई है उसको 97,677 जो है वो रिपोर्ट किया गया है। और इसी तरह से जो है ये स्कूल लोकेशन में कुछ जो है फुल इन्वायरमेंट से कैसे होती हैं। हैवी इंडस्ट्री स्कूल्स के करीब है, वो पॉइजनिंग गैसेस और जो है स्मोक जो है वो छोड़ती हैं, जिसकी वजह से स्कूल जो नियरेस्ट स्कूल होता है उसके बच्चे जो वहाँ चिल्ड्रन पढ़ रहे होते हैं उनको हार्म होता है। एरियल spraying of the agriculture, chemical major highways। अब जो है एग्रीकल्चर में स्प्रे की जाती है, जैसे तो अब जो है एग्रीकल्चर में तो अपने फायदे के लिए वो स्प्रे करते हैं अपनी वेजिटेबल्स और फ्रूट के लिए, लेकिन वो स्प्रे हमारी इन्वायरमेंट में स्प्रेड होती है और नियर स्कूल के वहाँ स्कूल के अलावा होम हाउसेस है हमारे, तो वहाँ उस इन्वायरमेंट से उस स्प्रे के केमिकल हमें इफेक्ट्स कर सकते हैं। ब्राउन फील्ड साइड्स, नॉइस एंड पोल्यूशन। अब जो है नॉइस पोल्यूशन भी हमारी जो है हेल्थ पे, नॉइस पोल्यूशन का मैंने आपको अपनी पहली स्लाइड्स में भी बताया कि उससे भी हमारी हेल्थ जो है वो इफेक्ट होती है, हमें डिप्रेशन हो सकते हैं। अब ब्राउन फील्ड साइड्स क्या है, ब्राउन फील्ड साइड जो है हमारा लैंड, एग्रीकलचर लैंड है जो कवर्ड एरिया उसका होता है, उसमें जो है उसको अगर हमने एक तो ब्राउन लैंड फील्ड जो है, ब्राउन फील्ड मीन कि जो हमारी लैंड है अगर वो सिटी एरिया में है तो वो कवर्ड है, वहाँ बिल्डिंग बनी हुई है। अब उस बिल्डिंग में हमने कोई चेंजेस करनी है, जैसे हम कोई लैंड लेते हैं ब्राउन एरिया फील्ड है तो उसमें कोई बिल्डिंग बनी हुई है तो हम उसको अपनी मर्जी से जो है चेंजिंग करते हैं, और वो लैंड मीन के फ्री नहीं है, और उसको हम उस बिल्डिंग को खत्म करके गिरा के या उसको मॉडिफाई करके दूसरी बिल्डिंग बनाते हैं, तो उस बिल्डिंग को जो है ब्राउन फील्ड कहते हैं। इसी तरह ग्रीन फील्ड वो फील्ड है जो यूज के काबिल होती है
और उस में अगर जैसे खाली प्लॉट है या खाली लैंड है, खाली लैंड जो है एग्रीकल्चर के लिए यूज होगी, या खाली जो प्लॉट उसके पे उसमें हम अपनी मर्जी से जिस तरह का मर्जी जो है बना के नक्शा तो अपना घर या कोई भी बिल्डिंग किसी भी यूज के लिए बना सकते हैं, तो उसको हम जो है ग्रीन बिल्डिंग कहेंगे, ग्रीन फील्ड कहेंगे। ब्राउन जो है, ब्राउन में ऑलरेडी जो या तो बिल्डिंग इस तरह से बनी होगी कि उसको ओल्ड टाइप की जिसको हम मॉडिफाई, या ऐसी टाइप की जो हम अपनी मर्जी से वहां नहीं रहना चाहेंगे, हम उस बिल्डिंग को खत्म करेंगे या मॉडिफाई करेंगे, तब हम उसको यूज करेंगे। अगर हम एग्रीकल्चर लैंड की तरफ जाएं, फील्ड की तरफ जाएं, तो एग्रीकल्चर फील्ड में वो एरिया जो कवर्ड है, जैसे कोई क्रॉप्स वहां पे हैं तो हमने दूसरी क्रॉप्स लगानी है, तो हम पहले उस क्रॉप्स का वेट करेंगे कि कब उसका सीजन आए, उसकी जो है कटिंग हो उसकी, तो उसके बाद जो है हम उस लैंड को जो फ्री करके यूज करेंगे, तो वो इस तरह की जो है ब्राउन लैंड है। और उसके बाद जो फ्री लैंड होगी दैट इज ग्रीन लैंड। ये 2-3 स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जिनको वॉइस नहीं आती। आप लोगों के या तो बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम है, या आप लोगों को कोई मेंटली प्रॉब्लम है कि आप लेक्चर नहीं लेना चाह रहे, और आप लोगों की ये हैबिट है कि आप टीचर्स को तंग करते हो। तो मैंने आपको वेरी क्लियरली बता दिया कि आपको आवाज के इश्यूज नहीं है। हम जहाँ मुख्तलिफ टीचर्स हमारे चेक करते हैं, हमारा आईटी लैब वाले चेक करते हैं, जहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। नेटवर्क प्रॉब्लम आप लोगों को है। मेरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, मैंने पहले भी कहा था कि आप इसको विजिट कर लेना यूट्यूब पे, ठीक है। जब आप बार बार मुझे डिस्टर्ब करते हो तो मैं फिर लेक्चर आप लोगों को काहे का प्रेजेंट करूंगी। इन्वायरमेंटल हेल्थ रिस्क एट जो है कम्युनिटी, इन्वायरमेंट कैसे जो है इन्वायरमेंटल हेल्थ जो है उसके रिस्क कम्युनिटी पे कैसे हो सकते हैं। एयर पोल्यूशन, केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, राइज इन टेम्परेचर। अच्छा, अब एयर पोल्यूशन कैसे हो सकती है? एक तो एयर पोल्यूशन में इंक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी हो सकता है, और दूसरा टेम्परेचर सॉरी एक तो राइज ऑफ टेम्परेचर हो सकता है, इंक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी, और डिक्रीज भी हो सकती है एयर में ह्यूमिडिटी अगर नॉर्मल नहीं है। डिक्रीज इन एयर मूवमेंट हो सकते हैं, बॉडी ऑर्डर्स हो सकते हैं, और बैक्टीरियल पोल्यूटेड बैक्टीरिया एंड वायरस हो सकते हैं। एयर पोल्यूशन क्या है? हमारी एयर में बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, हमारा जो एटमॉस्फेयर जो है उसका टेम्परेचर नॉर्मल से इंक्रीज कर जाएगा, या ह्यूमिडिटी जो है इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है एनवायरमेंट में। दैट इज इफेक्ट ऑफ आवर हेल्थ। सॉइल कंटेमिनेशन, और सॉइल जो है पोल्यूशन कैसे होती है? caused by the presence of जो है जो है एक्सोनोबायोटिक्स, ये एक केमिकल है, जो केमिकल्स हैं और अदर अल्टरेशन इन दी नेचुरल सॉइल। ये नेचुरल जो है नोक्सोबायोटिक्स जो है केमिकल जो है नेचुरली इन्वायरमेंट के अंदर होते हैं। इट इज अल्टरेशन इन द नेचुरल सॉइल इन्वायरमेंट, ठीक है। ये केमिकल जो है वो इन्वायरमेंट को जो है नेचुरली हार्म पहुंचाते हैं। जो नेचुरल इन्वायरमेंट होती है उसको केमिकल जो है ये अगर इंक्रीज हो जाए तो हार्म पहुंचाते हैं। इट इज टिपिकली कास्ड बाय इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। और ये नेचुरल इन्वायरमेंट में हार्म कैसे पहुंचाते हैं? केमिकल जो है एक्टिविटी, इंडस्ट्री की जो एक्टिविटी है, किसी भी इंडस्ट्री के केमिकल्स जो है वो इन्वायरमेंट में आते हैं। एग्रीकल्चर केमिकल और इम्प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ यूज, ठीक है। अब केमिकल जो है एग्रीकल्चर के केमिकल जो यूज होते हैं, जैसे मैंने अपनी लास्ट स्लाइड में बताया कि जैसे एग्रीकल्चर का स्प्रे करते हैं और कुछ उसमें जो है खाद टाइप चीज यूज करते हैं, ये चीजें जो है हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड करती है। कुछ जो है जैसे स्प्रे, कुछ चीजें या कुछ गैसेस हैं, एक
चीज को अगर वो हेल्थी कर देते हैं, जैसे स्प्रे, एग्रीकल्चर केमिकल में स्प्रे आ जाता है जो फूड और वेजिटेबल पे करते हैं, बट ये हमारी इन्वायरमेंट को भी पोल्यूटेड करते हैं। अच्छा, इसी तरह इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट जो है, ये भी जो है हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड करते हैं, इन्वायरमेंट और वाटर को भी। अगर इसको जो है घरों के करीब या पीने के वाटर जो है हमारा यूजेस रोजमर्रा यूज का वाटर है उसके करीब डिस्पोज कर दिया जाए, तो हमारा पीने का पानी जो है वो कंटेमिनेटेड और पोल्यूटेड हो जाएगा। अगर इसको वैसे जो है ओपन छोड़ा जाए तो हमारी इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूटेड हो जाएगी। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है पोल्यूशन, ये कौन सी होगी? वायलेट जो है, कुछ मुझे आई साइट का मसला है। वेलिटाइल पेस्टिसाइड्स, जी, जैसे पेस्टिसाइड्स मैंने बताया था, कुछ जो है स्प्रेज की जाती हैं उस वो, और कुछ पेस्टिसाइड्स जो हमारी जो है लैंड के अंदर होते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर होते हैं, जिसको हम या तो बर्न करके खत्म करते हैं या फिर हम उसको जो है स्प्रे करके खत्म करते हैं, और ये भी हार्म पहुंचाते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। फर्टिलाइजर्स एंड जो है फिमीजेंट्स टू इन्वायरमेंट, और ये जो है कुछ जो है गैसेस और फिमीजेंट जो है ये भी हमारी इन्वायरमेंट में जो है इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। प्रोड्यूसेस अमोनिया एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, मेथाइन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी चीजें जो है हमारी जो एयर को, जो एग्रीकल्चर को पोल्यूटेड करती हैं। अब ये सारी चीजें जो है ये हमारी इन्वायरमेंट में, और इन्वायरमेंट में जो है ये हमारी एग्रीकल्चर लैंड में जो है जमीन में भी आ सकती हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट से ये चीजें जो है हमारी जो है ये सारी गैसेस हमारी लैंड पे आ सकती है, जिससे हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो पोल्यूटेड हो जाएगी, और हमारी क्रॉप्स जो हमने उगानी होती हैं वो नॉर्मली नहीं होती, उस पर इफेक्ट्स पड़ेगा। ग्लोबल वार्म क्या है? ग्लोबल वार्म जो है वो इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, एयर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जब ज्यादा हो जाएगी, विच ट्रैप द हीट फ्रॉम द सन, वो सन से हीट को ट्रैप करेगी एंड काज अ ग्रेजुअल राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर। मीन के जो हमारी जो अर्थ की एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर नॉर्मल से हाई हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इन्वायरमेंटल हेल्थ रिस्क एट वर्क, अब कुछ इन्वायरमेंटल जो है हेल्थ वो उनका रिस्क कहाँ पे होता है? वर्क पे, वर्क कह लें या वर्क प्लेस कह लें। बायोलॉजिकल एक्सपायर, पैथोजिन, माइक्रोब्स एंड वायरसेस, ये जो है बायोलॉजिकली हमें इफेक्ट करते हैं, और रेडियोलॉजिकल एक्सपोजर जैसे एक्सरे एंड रेडियोलॉजिकल इम्प्लांट्स। अब ये चीजें जो है वर्क प्लेस पे भी और हमारी इन्वायरमेंट में भी जो है, अगर जो है रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में कोई काम कर रहा है, एक्सरे या जो है अल्ट्रासाउंड या ऐसी रेडिएशंस जहाँ पे है जैसे कैंसर लाइक, तो वहाँ पे ये जो है हम जो है इंसान जो भी इंडिविजुअल दैट वर्क प्लेस में जो काम कर रहा है तो वो इससे एक्सपोजर होगा। केमिकल एक्सपायर, एंटी कीमोथेरापेटिक ड्रग्स, कीमोथेरापेटिक क्लींजिंग प्रोडक्ट्स एंड अदर ड्रग्स। अब अदर्स में तो नीडल स्टिक एंड वर्क प्लेस एंड वायलेंट आ जाता हो, और केमिकल एक्सपायर में जो है वो एंटी कीमोथेरापेटिक ड्रग्स एंड क्लींजिंग प्रोडक्ट्स, जिससे हम जो है स्टेरिलाइजेशन या क्लींजिंग करते हैं। अदर जो है उसमें नीडल स्टिक इंजरीज आ सकती हैं, वर्क प्लेस वायलेंस आ सकता है। वायलेंस की मैंने आपको जो है डिफरेंट टाइप पे, डिफरेंट जो है अपनी स्लाइड्स पे और डिफरेंट लेक्चर्स में जो है डिस्क्राइब किया हुआ है। इन्वायरमेंटल जस्टिस एंड एडवोकेसी, इन्वायरमेंटल जस्टिस एंड एडवोकेसी जो है एक्यूटी इन इन्वायरमेंटल एक्यूटी अक्रॉस पॉपुलेशन
fair treatment and meaningful environment of all people, regard of race, ethnicity, income, national region, or educational level, with respect to developmental implementation and enforcement of the environmental laws and policies. अब इसमें जो है जस्टिसली अगर हमारी इन्वायरमेंटल पोल्यूटेड होती है, जिसपे मैंने बहुत सी जो है इंडस्ट्रियल जो जिसमें केमिकल इन्वायरमेंट, रेडिएशन इन्वायरमेंटल, होम इन्वायरमेंटल और जो है रेडिएशन इन्वायरमेंट, ये जिस भी तरीके से हमारी इन्वायरमेंट पोल्यूटेड होती है, उससे जो है अगर हम उसमें जस्टिस जब उसकी मैनेजमेंट करनी होती है, उसकी मैनेजमेंट में जो इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिसीज और लॉज बनाए जाते हैं, उन पॉलिसीज और इन्वायरमेंटल लॉज एंड पॉलिसीज को जो है अक्यूटी उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वली मैनेज किया जाए। अगर उसको इक्वली मैनेज किया जाए तो हम जो है ग्लोबली या कह लें कि नेशनली इंटरनेशनली लेवल पे जो है एवरी पर्सन जो है हेल्दी होगा। अगर इसमें जो है हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कोई गवर्नमेंटल इश्यूज है, जो किसी भी तरीके जो इक्वालिटी नहीं रहती, हम रेस, एथनिसिटी या इनकम या नेशनल रीजन्स या एजुकेशनल लेवल में कहीं ये सारी चीजों में प्रॉब्लम आती है, तो इन्वायरमेंटल सबके लिए हेल्थी नहीं होगी। कुछ पीपल इसका इफेक्ट होंगे और कुछ को जो है हेल्दी इन्वायरमेंट मिल जाएगा। जस्टिफिकेशन नहीं होगी लॉज की एंड पॉलिसी की। नर्स एडवोकेट को कम्युनिटी और पॉपुलेशन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अब पब्लिक नर्स जो है जहां भी काम करेगी, वो अपनी कम्युनिटी या अपने जो है पॉपुलेशन उसको एजुकेट करेगी और उसको एस्पेक्ट ऑफ लाइफ बताएगी और उसको इन्वायरमेंटल और हेल्दी इन्वायरमेंट और पोल्यूटेड इन्वायरमेंटल से एजुकेट करेगी और बताएगी कि उसने कैसे अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना है और पोल्यूटेड इन्वायरमेंट से किस तरीके से बचना है। ऑक्यूपेशनली रिलेटेड डिजीजेस, कुछ ऑक्यूपेशनली रिलेटेड डिजीजेस हैं। ऑक्यूपेशनली रिलेटेड डिजीजेस, वाइट लंग डिजीज, क्रोनिक लंग डिजीज, इनहेलिंग एस्बेस्ट जो है फाइबर्स। एस्बेस्ट्स मीन जो फाइबर्स जैसे इंडस्ट्री एरियाज में या कमर्शियल एरियाज में फाइबर लाइक्स पार्टिकल्स होते हैं जो इनहेल हो जाते हैं, ठीक है, ह्यूमन या इंडिविजुअल या क्लाइंट के। जब एस्बेस्ट जो है एस्बेस्ट मीन के फाइबर लाइक पार्टिकल्स जो पब्लिक एरिया में पाए जाते हैं वो नजर नहीं आते, उनको जब सांस के जरिए इनहेल किया जाता है तो लंग डिजीज, क्रोनिक लंग डिजीजेस होती हैं, दैट इज कॉल्ड वाइट लंग डिजीजेस। एंड ब्लैक लंग डिजीजेस जो है दैट इज कोल्ड रिलेटेड निमोकॉन्सियसिस। अब निमोकोनियोसिस जो है, निमोकोनियोसिस मीन निमोनिया टाइप जो है, निमोनिया रिलेटेड डिजीजेस। अब ये डिजीजेस जो है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू कोल डस्ट। अब कोयला टाइप की किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में जो लोग वर्क इस तरह की वर्क प्लेस में काम करते हैं, उनको ऐसी लंग्स डिजीज जिससे निमोनिया हो सकता है, ठीक है। अब ब्राउन लंग डिजीज क्या है? ब्राउन लंग डिजीज इज एन ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज caused by the exposure of cotton dust in inadequately ventilated working environment or working place। अब ऐसी वर्क प्लेस जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दी है कॉटन फैक्ट्री की, जहाँ पे डस्ट ज्यादा है या पोल्यूशन ज्यादा है और वहां पे क्या है वेंटिलेशन नॉर्मली नहीं पहुंच रही, तो वहां क्या होगा, लंग डिजीजेस होंगी, दैट इज कॉल्ड लंग डिजीजेस। अब इनको ऑक्यूपेशनली जो है रिलेटेड डिजीजेस कहा गया है। तो इन शॉर्ट के ये सारी जो है इंडस्ट्री एरियाज, चाहे वो थ्रेड इंडस्ट्री है, चाहे कोल इंडस्ट्री है, या फिर वो कॉटन फैक्ट्री है, या कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया है,
वो सारे वहां पे पोल्यूटेड इन्वायरमेंट होती है, दैट पोल्यूटेड इन्वायरमेंट इफेक्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन हेल्थ। सारी ही डेंजरस है बेटा। जैसे मैंने लंग डिजीजेस बताया, लुबैना बतूल मेरे से क्वेश्चन कर रही है कि इन लंग डिजीजेस में से कौन सी ज्यादा डेंजरस है। ये सारी ही डेंजरस है अगर इनको इन टाइम मैनेज नहीं किया जाता तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं, हमारे लंग कैंसर हो सकते हैं, और इवन के डेथ भी हो सकती हैं। जो भी लंग डिजीज है, जिस जिस भी लंग डिजीज में, जिस भी इंडस्ट्री एरिया में, मैंने आपको वर्क प्लेस के अकॉर्डिंगली बताया ना, वर्क प्लेस के अकॉर्डिंगली जो है वो लंग को जब इन्वॉल्व करेगी, हमारे लंग को जो भी गैस या जो भी पोल्यूटेड इन्वायरमेंट इफेक्ट करेगी, चाहे वो थ्रेड इंडस्ट्री से है, कॉटन इंडस्ट्री से है, कोल इंडस्ट्री से है, या फिर जो है जैसे मैंने वाइट लंग डिजीज कहा था, ये पब्लिक प्लेस पे वैसे इंडस्ट्री के अलावा पार्टिकल जो है, फाइबर लाइक पार्टिकल जो हमें नजर भी नहीं आते, तो वो हम इनहेल करते हैं, तो इन सारी जो चीजों से लंग्स डिजीजेस होती हैं। अब जो आपने मेरे से क्वेश्चन चेक किया कि ज्यादा डेंजरस कौन सी है, ज्यादा डेंजरस वही होगी जिसको हम इन टाइम मैनेज नहीं करेंगे, और वो क्रॉनिक डिजीज हो जाएगी। क्रॉनिक डिजीज होगी तो हमें जो है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, निमोनिया और डेथ हो सकती है। अब वल्नरेबल पॉपुलेशन, कुछ हमारी पॉपुलेशन वल्नरेबल होती है। वल्नरेबल पॉपुलेशन मीन वो जिनको रिस्क फैक्टर जो है वो हो सकते हैं। अब वल्नरेबल पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होती है जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता, इम्यूनिटी कम होती है। अब ऐसे पीपल कौन से हो सकते हैं? प्रेग्नेंट वुमेन। जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उसका जितने भी नॉर्मल ऑर्गन होते हैं वो कंप्रोमाइज हो जाते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन के जितने भी हम सिस्टम होते हैं प्रेगनेंसी में, वो सारे ही जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करते हैं, जिसकी वजह से वो कंप्रोमाइज होते हैं, और इस प्रेग्नेंट वुमेन जो है इसकी इम्यूनिटी, इसमें वाइट ब्लड सेल कम हो जाते हैं, इम्यूनिटी कम हो जाती है नेचरली, और इस ये वल्नरेबल पॉपुलेशन में आ जाएगी कि इसके रिस्क फैक्टर ज्यादा होंगे। जब भी कोई जो है कम्युनिकेबल डिजीज या कोई भी डिजीज के रिस्क फैक्टर होंगे या इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स होंगे ह्यूमन हेल्थ पे, तो उसमें प्रेग्नेंट लेडीज जो है वो मोर वल्नरेबल होंगी। इसी तरह से इन्फेंट, चिल्ड्रन एंड एल्डरली, ये इन्फेंट, चिल्ड्रन और एल्डरली पीपल जो होते हैं, इनकी इम्यून सिस्टम भी जो है वो हेल्दी नहीं होता, कम होता है, जिसकी वजह से ये जो है रिस्क फैक्टर इनको मुख्तलिफ जो है इन्वायरमेंटल जो है इफेक्ट्स के होते हैं। जी, 12 बज गए हैं, आप जो रेफरेंसेस भी आ गए हैं। ओके बेटा, मेरा ये लेक्चर जो इन्वायरमेंटल हेल्थ की मैं आपको दे रही थी, इसका ओवरव्यू था, ये मेरा इन्वायरमेंटल हेल्थ जो हमारा यूनिट है, बहुत लॉन्ग यूनिट कह लें। अब इसके सब यूनिट स्टार्ट होंगे, 5 सब यूनिट से। अब ब्रेक कर रहा हूँ आप 15 मिनट की, ठीक है? 12 हुए, 12:15 पे आप लोगों ने वापस आना है। तो बच्चों, मैं दोबारा अनाउंस कर रही हूँ, आप लोगों ने 12:15 पे वापस आना है, और 12:15 पे मेरा दूसरा यूनिट स्टार्ट होगा, वो भी इन्वायरमेंटल हेल्थ का।
जी स्टूडेंट्स 12-16 हो गए। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स आप वापिस आ गए हो। जी डियर स्टूडेंट्स मेरा लेक्चर स्टार्ट होगा इस बार। ओके जी जो आज का मेरा लेक्चर है वो पहले मैंने आप लोगों को इन्वायरमेंटल हेल्थ का सिर्फ ओवरव्यू दिया है, ठीक है, कि इन्वायरमेंटल क्या होता है। अब जितने मैंने इसके सब यूनिट्स आपको पढ़ाने हैं, तो आपके एक कॉन्सेप्ट एक स्केच आपके माइंड में बना होगा कि इन्वायरमेंटल हेल्थ है क्या, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल जो अभी मैंने आपको पढ़ाने जा रही हूँ, ये हमारा इन्वायरमेंटल हेल्थ का यूनिट नंबर ए एंड बी है। जब आप देखोगे ना अपने, तो मैं अकॉर्डिंग टू दैट कंटेंट्स आपको पढ़ा रही हूँ जो आपके करिकुलम के कंटेंट्स है। जब आप करिकुलम खोलोगे तो उसमें इन्वायरमेंटल हेल्थ के नीचे सब जो है वो 5 सब यूनिट्स दिए हुए हैं, जिनमें से 2 सब यूनिट्स ये हैं इन्वायरमेंट एंड वाटर, जो मैं अभी पढ़ाने जा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब उसके जो कंटेंट्स है वो डेफिनेशन ऑफ वाटर, कंपोनेंट ऑफ वाटर, factor affecting environmental health, definition of safe and wholesome water, daily requirement of one person, sources of water and its pollution, hazards of environment and water pollution, waterborne diseases. अब waterborne diseases क्या होंगी? Viral, bacterial, protozoa and worm infestation. एंड वाटर प्यूरिफिकेशन, और वाटर प्यूरिफिकेशन जो है इसके आगे 2 स्केल्स हैं, स्मॉल एंड लार्ज स्केल। अब ये सारी चीजें पढ़ाने के लिए मुझे मेरा ख्याल के 1-2 लेक्चर और भी लेना पड़ेंगे। जितना आज की स्लाइड में पढ़ा सकती हूँ आपको पढ़ा रही हूँ। मेरा मैं आपसे पहले भी कहती हूँ कि जब मेरा लेक्चर आप पढ़ते हो, लेक्चर पढ़ने के बाद आप जो है बुक जरूर पढ़ा करो। मेरा ये लेक्चर जो है मैंने बसवंत थापा की बुक से बनाया है, आप बीटी की बुक को फॉलो करना है इसमें से। नवीद आलम की बुक भी मैंने लगवाई हुई है, आप बेशक आप नवीद आलम में से भी देख लेना, लेकिन बीटी की बुक से आपको लेक्चर जो है ये जो मैंने तैयार किए हैं। और नवीद आलम की बुक में से, डॉक्टर नवीद आलम की बुक में से भी कुछ मटेरियल लिया है, और बहुत सारा मटेरियल जो मैंने जो है वेबसाइट से भी लिया हुआ है। मैंने रेफरेंसेस में आपने बताया हुआ कि मैंने कहाँ कहाँ से लेक्चर बताए हुए हैं, आपने बीटी की बुक को फॉलो करना है। Definition of environment. The term environment can be defined as an aggregate of all the external conditions influencing and affecting the life and development of an organism. अब environment की definition क्या है कि term defined as aggregate of all the external condition, ठीक है। अकोमुलेट किया जाता है जितनी भी एक्सटर्नल कंडीशन है, वो एक्सटर्नल कंडीशन मैंने अपने ओवरव्यू में आपको बता दी है कि एक्सटर्नल कंडीशन इन दी इन्वायरमेंट क्या है। वो इन्फ्लुएंसिंग एंड अफेक्टिंग दी लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, वो हमारी लाइफ पे अफेक्ट करती है और डेवलपमेंट ऑर्गेनिजम्स जो है वो करती है। The sum total of all surrounding of a living organisms, including natural forces and other living things, which provide conditions for development and growth, as well as danger and damage. अब जितनी भी सराउंडिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे, जितने भी इंक्लूडिंग नेचुरल फोर्सेस, उसमें चाहे नेचुरल फोर्सेस है कुछ, एंड अदर लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिजम्स विच प्रोवाइड कंडीशन फॉर डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंटल एंड ग्रोथ पे इफेक्ट करती हैं, एंड एज वेल डेंजर एंड डैमेज ऑफ आवर हेल्थ।
environment can also be defined as all the external and internal factors that affect the health of people. वही कंटिन्यूसली है कि इन्वायरमेंट जो है वो हमारे जितने भी एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स हैं दैट इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ. अगर हमारी इन्वायरमेंट इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों ही जो है नहीं है इफेक्ट ऑफ आवर हेल्थ. इंटरनल फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? फाइनेंशियल रिसोर्सेज लाइक फंडिंग, इन्वेस्टमेंट, अपॉर्चुनिटीज एंड सोर्सेज ऑफ इनकम. अब ये जितने भी हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं वो हमारी हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास फंड ही नहीं होता तो हम अपनी इन्वायरमेंट को कैसे नॉर्मल कर सकते हैं? हमारे पास बजट ही नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास जो है वो फंड या बजट नहीं है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है. अपॉर्चुनिटीज क्या है? मैनकाइंड एंड पावर और पैसेंजर, तीन चीजें होती हैं. पावर हमारा पैसा, पैसेंजर जो चीज हम बनाने जा रहे, और जो है मैनकाइंड. ये सारी चीजें जो है हमारे रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज है. जब ये हमारे पास नहीं होते और दूसरा जो है सोर्स हमारा इनकम है, इनकम नहीं होता, तो क्या होता है? इंटरनल फैक्टर्स ऑफ आवर हेल्थ एनवायरनमेंट के थ्रू हमारी हेल्थ पे ये फैक्टर इफेक्ट करते हैं. फिजिकल रिसोर्स लाइक कम्युनिकेशन, इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज. अब इक्विपमेंट, ये जैसे मैंने आपको ओवरव्यू जो है 2 आवर्स का लास्ट टाइम दिया और 1 आवर का आज तक ओवरव्यू, वो मैंने इसीलिए दिया कि आपकी क्वेश्चनिंग जो है वो और आपको मोस्टली चीजों का पता. अब जो है फिजिकल रिसोर्सेज भी आपको पता होना चाहिए. फिजिकली जो है जितनी भी वो सारी रिसोर्सेज है, अपनी लोकेशन कोई इंडस्ट्री है, कोई जो भी वक्त में में होम में अपनी वर्क प्लेस में या ऑफिस में हमें नहीं मिलती, वो आउट ऑफ रेंज है, ऑर्डर है, आउट ऑफ आवर अप्रोच है, तो ये इसके इफेक्ट सकते हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक प्लाइज टारगेट ऑर्डिनेंस एंड पब्लिक एंड volunteer. इम्प्लाइज निकाल दिया गया है या सैलरी नहीं दी जा रही. जो है नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से स्लाइड जो है गायब हो गई थी. अच्छा, इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक इम्प्लाइज की मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि हमारे इन्वायरमेंट में सबसे पहले तो इम्प्लाइज बेचारों को टारगेट किया जाता है. कि जैसे आजकल हमारा जो है पोल्यूटेड इन्वायरमेंट कह सकते हैं, इसमें जो एम्प्लॉइज इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमारे बहुत सारे एम्प्लॉइज जो है उनको इंडस्ट्रीज से और डिफरेंट वर्क प्लेस से निकाल दिया गया है या उनकी सैलरीज को स्टॉप कर दिया गया है. अब वो उसके जो है इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स उन बेचारों पे पड़ेंगे, ना कि वो सिर्फ इंडिविजुअली इफेक्ट करेंगे, उनकी पूरी फैमिली इफेक्ट करेगी. इसी तरह टारगेट जो है ऑर्डिनेंस, ये टारगेट ऑर्डिनेंस जो है ये पब्लिक प्लेस है, जो पब्लिक इवेंट्स जहाँ होते हैं, जैसे जो है
हमारे प्ले ग्राउंड्स हो गए, हमारे जो है इंडस्ट्रीज हो गए, जहाँ हमारी पब्लिक प्लेस थे जो है, जैसे हमारे कोई मेलास लगते हैं, ऐसी जगहों पे जहाँ हमारी पब्लिक जो है अपने आप को इंटरटेन करती है, जाके इन प्लेसेस पे जो है टारगेट किया जाता है, ठीक है। वो पर एंड वॉलंटरीली, अगर कोई वॉलंटरी जो है वॉलंटियर उठ के काम करना चाहे, तो उस वॉलंटियर्स को जो है टारगेट किया जाता है, या तो उसको गन शॉट कर दिया जाता है, या उस पे जो है कुछ टेररिस्ट जो है उसके लिए जो है उस बेचारे को नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी एग्जाम्पल जो है लास्ट टाइम जो फेसबुक पे नहीं आ रहा था एक नाथ खान, उसको बेचारा फेसबुक पे इतना इन हुआ, और उसके उसका मुझे नेम भूल गया है, तो उसको कुछ लोगों ने उठाया और अपने घर में जाके उसको बहुत अजियत दी। तो इस तरह वॉलंटरीली अगर कोई काम करना चाहे तो उसको भी टारगेट टारगेट किया जाता है, या फिर कोई ऑर्डिनेंस जहाँ पे काम कर रहे होते हैं, वर्क प्लेस हमारा होता है, या हमारी पब्लिक प्लेस होता है, जहाँ हमारे पब्लिक इवेंट्स होते हैं, उन जगहों पे टारगेट किया जाता है। कुछ इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स हैं, ये लेक्चर मैंने आपको पहले भी बताया कि जी, बच्चों में ये बात आ रही होगी आप लोगों को। 27 स्टूडेंट्स ओनली प्रेजेंट है जी। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट क्या हैं? लिथो लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर। अभी तीन हमारे पास कंपोनेंट्स है। तीनों में से सबसे पहले हम देखते हैं कि लिथोस्फेयर क्या है। लिथोस्फेयर इंक्लूड लैंड, ये लैंड को जो कवर अप चीज करती है, दैट इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। अब विच कवर 29% टोटल अर्थ। लिथोस्फेयर कंटेनिंग सॉइल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग एंड आर्टिफिशियल मेड थिंग्स। अब जो है लिथोस्फेयर हमारी लैंड का टोटल जो है उसका 29% कवर है। किस चीज से कवर्ड है? सॉइल से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, प्लांट से, ह्यूमन बीइंग एंड आर्टिफिशियल मेड थिंग। आर्टिफिशियल मेड थिंग्स क्या हो सकती हैं? ब्रिज हो सकते हैं, रोड्स हो सकती हैं, बिल्डिंग्स हो सकती हैं, प्लाजा हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज हो सकती हैं। ये सारी चीजें 29% कवर किए हुए लिथोस्फेयर को। एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर जो नो वेल के, एटमोस्फेयर इज द एटमोस्फेयर। हमारी इन्वायरमेंट, हमारी इन्वायरमेंट जो है इसमें क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, एयर पोल्यूशन, हाँ जी यस, एयर पोल्यूशन, लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गैस, inert gases is a gas that are extremely low reactivity with the other substance। दूसरे सब्सटेंस से इनर गैस की एक्टिविटी जो है वो कम होती है, रिएक्टिविटी जो है वो लो होती है। दी नोबल गैसेस इसकी एग्जाम्पल दी हुई है, नोबल गैसेस एंड हीलियम है इसकी इनर गैसेस की एग्जाम्पल्स है। एंड रेडिएशंस, रेडिएशंस तो मैं अपनी जो है लास्ट 3-4 स्लाइड्स में आपको बता चुकी हूँ। डिफरेंट रेडिएशन डिफरेंट वर्क प्लेस में और हमारी इन्वायरमेंट कैसे इफेक्ट करती है ह्यूमन हेल्थ पे। हाइड्रोस्फेयर क्या है? हाइड्रोस्फेयर इज इंक्लूड ओशन एंड सी, water life in fishes, fresh water plants and ocean mammals। हाइड्रोस्फेयर 71 ऑफ टोटल अर्थ। हाइड्रोस्फेयर जो है वो क्या है? वो ओशन, सी वाटर एंड फिशेस, ठीक है, एंड फ्रेश वाटर एंड प्लांट्स। ओशन मेमल्स उसके जो है अंदर ही आ जाती है, वो जैसे रिवर के अंदर मेमल्स या ओशन मेमल्स हो सकती हैं।
अब जो है हाइड्रोस्फेयर कवर जैसे जो है लैंड कवर थी 29%, ये जो है हाइड्रोस्फेयर इट इज द कवर 71% ऑफ टोटल अर्थ। अब हमने 3 चीजों को जो पढ़ा है, जिसमें लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, इनको मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दिया हुआ है। जी, हम क्या पढ़ रहे थे? कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट। कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट में हमने पढ़ा लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। अब उसके अलावा जो है अदर कंपोनेंट्स भी हैं। मेरी स्लाइड ही चली गई है बच्चों। जी, हाइड्रोस्फेयर के बाद हमने पढ़ा था कि हम क्या पढ़ रहे हैं? कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट हमने पढ़ा है लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। इसके अलावा जो कंपोनेंट्स है वो ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स है। ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स जो है वो बिल्डिंग्स, रोड, ब्रिजेस एंड रोड्स एंड जो है मोनूमेंट्स। मोनूमेंट्स में जो है वो पब्लिक प्लेसेस आ जाती हैं, जैसे पब्लिक प्लेसेस में हिस्टोरिकल प्लेसेस, पॉलिटिकल प्लेसेस या टेक्निकल प्लेस कोई भी, या एग्रीकल्चर जो है इम्पोर्टेंस जहाँ पे जो है पब्लिक प्लेस हो, दैट इज कॉल्ड मोनूमेंट्स। और ये जो चीजें हैं होम मेड कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। Following are the factors that affect environment and health: water, air, sanitation and food. अब वाटर, एयर, सैनिटेशन एंड फूड हमारी जो है हेल्थ पे क्या इफेक्ट? Sanitation. Sanitation, that aspects of public health concerned with all the factors, circumstances and condition in the environment or surrounding of human that can exert an influence on the human health and well-being. अब सैनिटेशन सिस्टम हमारा नॉर्मली नहीं होगा, हमारे सर्कमस्टांसिस में हमारी इन्वायरमेंट नॉर्मल नहीं होगी, पीने का पानी, फूड, सैनिटेशन सिस्टम, फ्रूट, जो भी हमारी यूज की चीजें हैं हमारी इन्वायरमेंट में, वो हमें जो है हेल्थ नहीं मिलेंगी, तो क्या होगा? ये हमारी हेल्थ इफेक्ट कर सकते हैं। द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ सैनिटरी डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा आर येट टू बी सॉल्व। इसका जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है वो उसी का सॉल्व अभी तक नहीं हुआ, उसी में प्रॉब्लम है। जिस तरह जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ इसमें हमारा वाटर एंड सैनिटेशन एंड डिस्पोजेबल सिस्टम एंड डिस्पोज और सैनिटेशन सिस्टम भी है हमारा, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा और दूसरा गार्बेजेस जो है वो किस तरह से हम डिस्पोज करते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो इन्वायरमेंटल पे इसके इफेक्ट कैसे पड़ते हैं कि जो बेसिक प्रॉब्लम है सैनिटरी डिस्पोजल का वो एक्सक्रीटा है। जैसे इसकी जो कुछ एक हमारा जिसमें हम ह्यूमन एक्सक्रीटा की बहुत सारी एग्जाम्पल हैं कि हमारे किस एक्सक्रीटा, आप लोगों को तो यही पता है कि हम वॉशरूम में जाते हैं और जो है वहां पे फ्लश करके आ जाते हैं, लेकिन वहां से ह्यूमन एक्सक्रीटा जाता कहाँ है? जो या हम तो लाहौर के अंदर बैठे तो यहाँ पे तो डिस्पोजेबल सिस्टम है ना ह्यूमन एक्सक्रीटा का, गटर बने हुए, लेकिन जो हमारे विलेजेस हैं जहाँ हमारा जो कुछ बैकवर्ड एरियाज है वहां पे ये डिस्पोजेबल सिस्टम जो है वो ह्यूमन एक्सक्रीटा का नॉर्मल नहीं है, वहां पे ओपन सैनिटेशन सिस्टम है। अब जहाँ पे ओपन सैनिटेशन सिस्टम होगा वहाँ की इन्वायरमेंट जो है
वो कैसे इन्वायरमेंट, फूड एंड वाटर सब इफेक्ट करेंगे ह्यूमन हेल्थ पे। अब अगर लाहौर में कहें कि सैनिटरी डिस्पोजल जो है ह्यूमन एक्सक्रीटा के लिए वो नॉर्मल नहीं है, हमने देखा कि जी गटर बने हुए। अब गटर कहाँ, जो हमारा पीने वाला पानी है उसकी पाइपलाइन जो हमारी डिस्पोजल पाइपलाइन से 100 फीट जो है वो अवे फ्रॉम द जो है हमारा होम यूज वाटर जो है पीने वाला पानी उससे दूर होना चाहिए। जो हमारा पीने का पानी है उसकी पाइप लाइन जो है वो सैनिटेशन जो सिस्टम हमारा डिस्पोजल सिस्टम एक्सक्रीटा का है, हमारा गटर सिस्टम, उसकी पाइपलाइन से 100 जो है फुट वो दूर होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ क्या है, दोनों पाइपलाइन एक एक साथ चलती हैं। अगर हम देखें पूरे कंट्री में पीने वाला पानी साफ क्यों नहीं है, हमारा पानी कंटेमिनेटेड क्यों है, कि हमारी पाइपलाइन जो है हमारा सैनिटरी सिस्टम जो डिस्पोजेबल है वो और जो पीने वाला पानी है, इनकी पाइपलाइन पूरे जो है पाकिस्तान एक साथ है, दोनों साथ साथ है। उनका डिस्टेंस जो है 100 फुट अवे फ्रॉम ईच एंड अदर होना चाहिए था, नहीं है। अब ये क्या करते हैं, जब जो है ये बहुत जो है ओल्ड पाइप हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो ये लीकेज स्टार्ट कर देते हैं। जब लीकेज स्टार्ट करते हैं तो दोनों का पानी आपस में मिल जाता है। दोनों का पानी जब आपस में मिल जाता है तो पीने वाला पानी जो है हमारा जो हाउस होल्ड के लिए वो कंटेमिनेटेड हो जाता है। जब वो कंटेमिनेटेड होता है तो उसके इफेक्ट हमारी इन्वायरमेंट पे पड़ते हैं। तो क्या हम नॉर्मल रह सकते हैं? इसकी क्या डिजीजेस होती है, इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे इसके डिजीजेस भी पढ़ेंगे। Most of the ill health in the country is due to defective sanitation। जैसे मैंने बताया कि हमारी पूरी जो है कंट्री का सैनिटेशन सिस्टम जो है वो नॉर्मल नहीं है। उसका डिस्टेंस जो है पाइपलाइन का सैनिटेशन का एक दूसरे से जो है जितना होना चाहिए वो है नहीं, जिसकी वजह से वाटर जो पीने का पानी कंटेमिनेटेड होता है। या फिर जो है ह्यूमन एक्सक्रीटा या हमारा जो गार्बेज है, कंटेमिनेटेड गार्बेज जो हॉस्पिटल और होम्स का है, उसको डिस्पोज करने के लिए प्रॉपर कोई हमारे पास जो ऑथेंटिक वे होना चाहिए वो नहीं है, जिसकी वजह से उसको ओपन जो है छोड़ दिया जाता है। जगह जगह पे देखें तो लाहौर के अंदर ही आप देख लें कि जगह जगह पे कूड़े के गंद पड़े हुए हैं, ढेर पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट भी पोल्यूटेड है। और हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूटेड होगा तो उस इन्वायरमेंट से हमारे घरों का पीने वाला पानी भी जाहिर है डेफिनेटली जो है वो पोल्यूटेड होगा, क्योंकि पाइपलाइन भी उसके करीब करीब से जाती है। और दीज डिजीजेस ड्यू टू इम्प्रॉपर सैनिटेशन आर डायरिया। इससे क्या हो सकता है? डायरिया, इंटेस्टाइनल वार्म इन्फेस्टेशन, हम वार्म इन्फेस्टेशन हो सकते हैं। शिस्टोसोमियासिस। शिस्टोसोमियासिस क्या है? ये पैरासाइट्स है। Schistosomiasis is an acute and chronic disease caused by the contaminated water। कंटेमिनेटेड वाटर में क्या होंगे? पैरासाइट वॉर्म होंगे। अब पैरासाइट वॉर्म जो है इनका दूसरा नेम है शिस्टोसोमियासिस। अब शिस्टोसोमियासिस जो है इसका आपको एमसीक्यूज भी आ जाता है, या इसका शॉर्ट जो है लिस्टिंग में आ जाता है कि शॉर्ट नोट ऑन दी शिस्टोसोमियोसिस। तो फिर ये शिस्टोसोमियोसिस क्या है? ये एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज कास्ड बाय दी कंटेमिनेटेड वाटर। अब कंटेमिनेटेड वाटर में ये पैरासाइट्स हैं, जो पैरासाइटिक वर्म। People are infected during routine agriculture, domestic, occupational and recreational activities which expose them to infected water। ठीक है, ये रोजमर्रा हमारे यूज के पानी, जाहिर है जहां भी हमने रहना वहां पानी तो यूज करना, तो ये डोमेस्टिक यूज के लिए हो, ऑक्यूपेशनल यूज के लिए हो, रिक्रिएशनल यूज के लिए हो, तो विच एक्सपोज देम टू
इनफेस्टेटेड वाटर, ये कंटेमिनेटेड वाटर जो है ये ह्यूमन हेल्थ के लिए, ये पैरासाइट जो है, इन पैरासाइट्स का दूसरा नेम जो है ये है शिस्टोसोमियासिस। अब इसी तरह से कुछ स्किन एंड आई इन्फेक्शंस होते हैं। अब स्किन आई एंड आई इन्फेक्शंस जो हैं, ये अ पर्सन बिकम इन्फेक्टेड व्हेन दे ड्रिंक वाटर दैट कंटेन वाटर फ्लीज infected with ग्यूनी वर्म लार्वा। अब जिस तरह से मैंने शिस्टोसोमियोसिस पैरासाइट बताए थे और वो इफेक्ट करते थे हमारे इंटेस्टाइन पर, इन जो हमारे जो शिस्टोसोमियोसिस पैरासाइट जो है दैट प्रेजेंट इन द वाटर एंड वाटर जो है मेक कंटेमिनेटेड दैट पैरासाइट, और ये क्या करते हैं, ये जो है डायरियल डिजीजेस कॉज करते हैं शिस्टोसोमियासिस। और इसी तरह से कुछ पैरासाइट है जिनको ग्यूनी वर्म बोलते हैं। ग्यूनी वर्म जो है ये स्किन एंड आई इन्फेक्शन करते हैं। ये वर्म जो है ये भी पैरासाइट वर्म है, इनका दूसरा नेम जो है ये ग्यूनी वर्म है। ये पैरासाइट जो है ये पानी के अंदर है। जब हम हैंड वॉश करते हैं या फेस वॉश करते हैं तो हमारे ये स्किन और आईज को जो है डिजीज कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से वाटर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पब्लिक हेल्थ केयर एलिमेंट इज सेफ ड्रिंकिंग वाटर। जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट जो है पब्लिक हेल्थ के लिए वो हमारा एलिमेंट जो है, हमारा इम्पोर्टेंट एलिमेंट, बेसिक एलिमेंट वो वाटर है। हमारी हेल्थ के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, वो वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। मोर देन अ बिलियन पीपल इन डेवलपिंग कंट्री लैक एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। हमारे बिलियन ऑफ पीपल ग्लोबली जो है वो इससे अफेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें जो है वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर पीने के लिए नहीं मिलता, जिसकी ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इस इफेक्ट जो है ग्लोबली पड़ रहे हैं। बिलियन ऑफ पीपल जो है वो इससे इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि सेफ वाटर पानी का मसला हर जगह पे है। आज से 2015 में चले जाएं तो 2015 में जो है पीने का पानी जो नॉर्मली हमें प्रोवाइड हो जाता है, जो हो जाता था, जिसको हम ड्रिल मेथड से निकाल के पी सकते थे। अब अगर हम ड्रिलिंग मेथड से जैसे पंप लगा के हम जो है जमीन के अंदर से पानी निकाल लेते हैं, तो अब वो पानी भी हमारा जो है वो कंटेमिनेटेड हो चुका है। अगर हम पीने वाला पानी भी हमें जो है जमीन के अंदर से लेना है तो हम कम से कम भी 1000 जो है फीट नीचे जाना पड़ेगा हमें, तो तब उस ड्रिलिंग से, तो इतना हमारा पानी गहरा हो चुका है, तब भी हमें जो है पीने वाला पानी हर जगह से अवेलेबल नहीं होगा। feces deposited near home, contaminated drinking water, fish from polluted rivers and coastal water may affect the drinking water. अब जो है जब feces डिपोजिट किया जाएगा या जो है फिश फॉर्म है, तो वो चीजें कंटेमिनेटेड हो जाएगा, तो वहां का पानी पीने वाला भी और जो है फिश फॉर्म वो भी कंटेमिनेटेड हो जाएगी। ना कि सिर्फ वो ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट करेंगे, हमारी जो फूड तैयार होनी थी फिश फॉर्म, वहां भी उसको पोल्यूटेड कर दिया है। पोल्यूटेड रिवर्स एंड कोस्टल वाटर, सारा किस वजह से, जो फीसिस डिस्पोजेबल सिस्टम है हमारा, उनको नियरेस्ट टू दैट जो है प्लेसेस वहां पे डिस्पोज किया जाता है, तो फिर इफेक्ट द ड्रिंकिंग वाटर, फिर ड्रिंकिंग वाटर पे जो है इफेक्ट्स होंगे इसके। मीन के जो हमारा पीने वाला पानी है वो कंटेमिनेटेड है। कंटेमिनेटेड क्यों है? जो हमारा डिस्पोजेबल है सिस्टम,
फीसिस का वो ह्यूमन एक्सक्रीटा उसको नियरेस्ट टू होम, नियरेस्ट टू पब्लिक प्लेस, नियरेस्ट टू रिवर्स या फिश फॉर्म, उनके नजदीक डिस्पोज किया जाएगा। तो क्या होगा, ये पीने वाला पानी और जो वहाँ फिश फॉर्म वगैरह वो सारी चीजें इफेक्ट करेगी। जी, एयर, the term air pollution signifies the presence in the ambient atmosphere of substance। जी, ambient atmosphere जो है वो गैसेस है मुख्तलिफ किस्म की, जिसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड पर्टिकुलर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ये हमारी इन्वायरमेंट को जो है polluted कर एंड इन ह्यूमन हेल्थ। अब ये जितनी भी जो गैसेस या सब्सटेंसेस हैं, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये जब इन्वायरमेंट में आता है तो इसका कनेक्शन जो है ये ह्यूमन हेल्थ से होता है और ह्यूमन हेल्थ इससे इंटरफेयर होती है। सेफ्टी और कंफर्ट और इंजूरियस to vegetarian and animals and other environmental media resulting in chemical entering the food chain in the drinking। इसी तरह से जैसे जो है पोल्यूटेड इन्वायरमेंट है, जो है डिफरेंट गैसेस से इन्वायरमेंट पोल्यूटेड। जी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो जाता है जिसकी वजह से, जी मेरी आवाज आ रही होगी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था जिसकी वजह से स्लाइड जो है नजर नहीं आ रही थी। जो है हमारा इन्वायरमेंट डिफरेंट गैसेस से पोल्यूटेड हो जाता है और वो गैसेस और स्मॉल पार्टिकल्स जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी जो है उसके साथ कनेक्ट करते हैं और ह्यूमन हेल्थ पे उसका इंटरफेयर होता है। सेफ्टी और कंफर्ट और इंजूरियस टू वेजिटेरियन एंड एनिमल एंड अदर मीडिया रिजल्ट इन केमिकल एंटरिंग द फूड चेन और बीइंग प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट। इसी तरह से उन्होंने कहा कि जिस तरह ये गैसेस करती हैं इन्वायरमेंट को, इसी तरह से कुछ जो चीजें इंजीरियस हार्मफुल होती है, एक तो ह्यूमन हेल्थ जो है पोल्यूटेड एरिया या पोल्यूटेड इन्वायरमेंट, पोल्यूटेड वाटर से जो है ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट होता है। दूसरी चीज जो है वो इंजूरियस हार्मफुल है, नुकसानदेह है वेजिटेबल के लिए, वेजिटेरियन के लिए, वेजिटेबल और एनिमल के लिए, एंड अदर इन्वायरमेंटल मीडिया रिजल्टिंग इन केमिकल एंटरिंग फूड। और इन गैसेस के अलावा कुछ जो है केमिकल हमारे फूड एंटर हो जाते हैं तो फूड चेन को जो है हार्मफुल बनाते हैं। प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर, कुछ चीजें ड्रिंकिंग वाटर में। अब मीन ये कि हमारा पोल्यूटेड इन्वायरमेंट जिसमें गैसेस हेल्थ पे इफेक्ट करता है, कुछ चीजें इसी तरह वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं वो ह्यूमन हेल्थ पे, और वो चीजें जो इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है वो हमारी इन जो है इंजूरियस वेजिटेबल को इफेक्ट करता है एंड एनिमल्स को इफेक्ट करता है। अब जब हम वेजिटेबल पोल्यूटेड एयर से या पोल्यूटेड लैंड से या पोल्यूटेड वाटर से जो है वो इफेक्ट हुआ वेजिटेबल्स को, एनिमल्स को एंड अदर इन्वायरमेंटल मीडिया, जो या दूसरी इन्वायरमेंटल चीजें जो इन्वायरमेंट के अंदर शामिल है, द फूड, तो ये वेजिटेबल कंटेमिनेटेड वेजिटेबल या एनिमल जो है मीट खा लिया तो उससे केमिकल हमारे फूड में, वो केमिकल
है ना, जो जो इन्वायरमेंट से वेजिटेबल और एनिमल्स जो प्रोड्यूस हुए और हमने उनको खा लिया इन्फेक्टेड को, जब हमने खा लिया तो वो हमारे लिए केमिकली फूड बने, और ये जो है प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड, और ये ड्रिंकिंग वाटर और फूड दोनों पे इफेक्ट है। जी स्टूडेंट्स, इस क्लास मैंने आप लोगों से पूछा ही नहीं। क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आपको? इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, रेस्पिरेटरी irritation, bronchial hyperactivity, impaired lung defenses। जी, जैसे उन्होंने कहा कि इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन का ह्यूमन हेल्थ पे जो असर पड़ता है, ह्यूमन हेल्थ को लगता है, इसी तरह से कुछ गैसेस जो हैं, जैसे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कर देता है, उसमें इरिटेशन होती है, ब्रोंकाई हमारी जो है उसमें इरिटेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, हाइपर एक्टिविटी, इम्पेयर्ड लंग डिफेंस, जो लंग डिफेंस होने थे वो हमारे लंग जो है वो हम डिफेंस नहीं कर सकते, इम्पेयर्ड हो गए। ठीक है, जिन चीजों ने हमारे लंग्स को जो है डिफेंस करना था, वो जैसे ब्रोंकाई है, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स है हमारे, वो सारे पोल्यूटेड इन जो इन्वायरमेंट से इफेक्ट, तो हमें क्या हो जाएगा, लंग इन्फेक्शन। हाइड्रोकार्बन लंग कैंसर, इसी तरह जैसे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है और लंग्स इन्फेक्शंस होते हैं, इम्पेयर्ड ऑफ लंग जो है हो जाते हैं, इसी तरह से हाइड्रोकार्बन जो है उससे लंग कैंसर कैंसर हो सकता है। ओजोन गैस जो है, ओजोन गैस से कफ और सबस्टेंट जो है डिस्कम्फर्ट हो जाएगी, सबस्टेंट डिस्कम्फर्ट, ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन होगी, हमारी इकाई जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। मीन कि ये गैस जो है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो जो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन, ओजोन, ये सारी गैसेस हमारे लंग्स पे इफेक्ट करी है, लंग्स पे इफेक्ट करके ओजोन जो है वो कफ करेगी, सबस्टेंशियल डिस्कम्फर्ट। जी तो मेरी आवाज आई आप लोगों को? ओके, मैं आपको बता रही हूँ कि इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन में गैसेस मैंने बताया, अब गैसेस इफेक्ट करती हैं, ऑक्साइड गैसेस, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन और ओजोन गैसेस कैसे इफेक्ट करती हैं, ऑक्साइड ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करेगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है इसको इन्वॉल्व करेगी, उसमें हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, इरिटेशन होगी, ब्रोंकियल इरिटेशन होगी, जिसमें होगी, हमें हम जो है नॉर्मल जो है सांस लेना, उसमें क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी और हमें हाइपर एक्टिविटी करनी पड़ेगी, और क्या होगा, इम्पेक्ट लंग जो है कैपेसिटी या लंग जो है डिफेंसेस हमारे हो गया, किससे, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन से। इसी तरह हाइड्रोकार्बन लंग कैंसर करेगी, ओजोन गैस वाफ और सबस्टर्नल डिस्कम्फर्ट, और ब्रोंकाई जो है उसको कर देगी, ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी। मीन के सारी गैसेस जितनी भी है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करेगी, और शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीदिंग ये कहाँ से होगी, हमारी पोल्यूटेड इन्वायरमेंट से। जी, हैजर्ड्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, जी बच्चों,
मैंने आप यहाँ आपको मैंने जो है मेरा लेक्चर का टाइम खत्म हो गया। एक एयर पोल्यूशन मैंने पढ़ा दिया। नेक्स्ट जो है वो इन्वायरमेंटल हेल्थ में हैजर्ड्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। पहले मैंने इन्वायरमेंटल गैसेस पोल्यूशन बताया कि उसके हैजर्ड्स या इफेक्ट्स को जो है वो पे कैसे होते हैं, और लेक्चर होगा नेक्स्ट वेडनेसडे को। नेक्स्ट वेडनेसडे को मेरा हेल्थ नर्सिंग का दोबारा से लेक्चर होगा। वो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। जब तक आप लोगों ने मेरी साइट पर क्या नहीं हो, और जब तक आप लोगों ने जो है बीटी की बुक को जरूर आपने फॉलो करना, ठीक है। आज मेरे लिए जो है लेक्चर कंप्लीट हो गया, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, गुड बाय।